हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 003 यूनिट 2 विच इज डिबेट ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस की अपडेट और फ्री पीडीएफ्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 डिबेट ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज के वीडियो में हम जो आजादी के टाइम पे मॉडल्स आए थे ना डेवलपमेंट के, मतलब कि जैसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या फिर गांधीज्म, कौन सा मॉडल हमने अपनाया था, क्या कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स थे, क्या बैकग्राउंड था, लैंड पॉलिसी को लेके क्या डिबेट्स हुई थी, सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्या है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ कुछ अदर टॉपिक्स पे। चलिए आइए शुरू करते हैं। Introduction. In a democracy, it is very important to have an ideal model of development. It help in the formulation and implementation of policies. देखिए, ये कह रहे हैं कि जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, यानी कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तब हमें डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल मॉडल चाहिए होता है। आइडियल मॉडल क्यों चाहिए होता है? देखिए, अगर हम कोई भी एक पॉलिसी बना रहे हैं और अगर हम सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है ना, वो हमारी पॉलिसी में भी दिखेगी। क्योंकि अगर हम सोशलिज्म को दिमाग में रख के कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो किसके सपोर्ट में होगी? लेबर क्लास के। और अगर हम कैपिटलिस्ट के सपोर्टर हैं और हम वो दिमाग में रख के पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो किसके फेवर में होगी? जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर एक मॉडल, एक आइडियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाना बहुत जरूरी होता है। इट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। ये हमें पॉलिसी बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। During the time of independence and constitution making, there were several debate took place in the Indian political circle. जैसे कि अभी हमने बात करी कि क्योंकि एक मॉडल डेवलपमेंट का अपनाना जरूरी है जिससे कि पॉलिसीज बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो, तो इसी को लेके इंडिपेंडेंस के टाइम पे और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, उस टाइम पे बहुत सारी डिबेट्स हुई। क्योंकि कितने सारे लीडर्स थे, सबकी अलग अलग थिंकिंग थी, तो काफी डिबेट उस टाइम पे हुई थी। द पर्पस ऑफ एन आइडियल पैटर्न वॉज टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल as well as to ensure overall development included social and economic conditions। देखिए, कह रहे हैं कि हमें लेकिन एक आइडियल मॉडल ही क्यों चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दिमाग में सोशलिज्म को रखते हुए और एक पॉलिसी बना दे जो लेबर के सपोर्ट में हो, और कैपिटलिज्म को दिमाग में रखते हुए एक पॉलिसी बना दे कि जो कैपिटलिस्ट क्लास के सपोर्ट में हो। बट ऐसे तो देखिए देश नहीं चलेगा ना, ऐसे कितनी पॉलिसीज बनती रहेंगी। तो फिर इसीलिए एक आइडियल मॉडल होना बहुत जरूरी है। और एक आइडियल पैटर्न सिर्फ हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को ही सेफ नहीं करता है, हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, हमारी सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, वो सभी पॉलिसीज हेल्प करती है ना हमें उसमें आगे निकलने में। तो एक जो आइडियल पैटर्न होता है वो बहुत जरूरी होता है, जिससे कि सबका भला हो, सबका विकास हो। The debate on the issue of development were complex and diverse, ranging from land policy to industrial development to planning etc. देखिए, जो डिबेट्स थी वो डेवलपमेंट के इशू पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई थी, बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी, क्योंकि ये ना बहुत डाइवर्स टॉपिक है। कुछ कह रहे थे कि पहले हमें लैंड पॉलिसीज बनानी चाहिए। अब लैंड पॉलिसीज में भी जो कैपिटलिस्ट के सपोर्टर थे वो तो ये कहेंगे कि भाई जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मतलब कि जो रिच है, जो मर्चेंट्स हैं, हमें उनके फेवर में पॉलिसी बनानी चाहिए। अब वहीं जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे वो कहेंगे कि नहीं, जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, हमें उनके सपोर्ट में बनानी चाहिए। इसी सब को लेके फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर प्लानिंग, सो बहुत सारी बहस चली, बहुत सारे इश्यूज निकल के आए डेवलपमेंट को लेके। ये हमारे इस चैप्टर का ग्राउंड रहेगा। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, थ्री ब्रॉड थिंकिंग ऑफ इंडिया सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिस्टलाइज। अब तक हम ये देख रहे थे कि क्यों जरूरी होता है एक आइडियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लोकतंत्र के अंदर होना, क्यों एक देश को एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जिसके हिसाब से एक देश अपनी पॉलिसी बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। अब देखेंगे कि उस टाइम भारत के अंदर वो कौन सी तीन थिंकिंग्स थी जो हमें देखने को मिली थी सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में। पहली है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद मिनिमल स्टेट कंट्रोल। देखिए, जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, जो पूंजीवादी होते हैं, इनका कहना है कि जो स्टेट होती है ना, उसका जो रोल होता है वो कम होना चाहिए।
तो कैपिटलिस्ट कहते हैं स्टेट का जो कंट्रोल है हमारे ऊपर वो कम होना चाहिए, स्टेट का जो रोल है वो कम होना चाहिए। जो सोशलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये होते हैं समाजवादी, ये कहते हैं कि सब कुछ राज्य के हाथ में होना चाहिए। अब एक तीसरी निकल के आती है गांधीयन फिलॉसफी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, ये यूनिट आपको और अच्छे से समझ आएगी, नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं। अगली है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे तीन थिंकिंग हमें देखने को मिली। पहले कैपिटलिस्ट जो कह रहे थे कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें स्टेट का कंट्रोल ना हो। जो सोशलिस्ट थे वो कह रहे थे ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिसमें सब कुछ राज्य के हाथ में हो, स्टेट के हाथ में हो। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। और थर्ड है सर्वोदय, गांधीयन फिलॉसफी। तो गांधी बात कर रहे थे सबके बारे में कि सबका भला हो, सबका अपलिफ्टमेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली गांधी जी को लेके चलेंगे कि गांधी जी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। कभी कभी तो वो जो लेबर क्लास होती है उसको बहुत सपोर्ट करते थे, पीजेंट्स को, फार्मर्स को, आंदोलन कर रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए थे ना, मूवमेंट्स हुए थे। और कभी कभी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो उनके सपोर्ट में रहते थे। अब रीड करते हैं कि मामला क्या था। सो कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स में है, नो इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज मोर कमिटेड टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर देन गांधी, दिस प्लेस्ड हिम क्लोज टू सोशलिस्ट पोजीशन। देखिए, कोई भी उस टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर था वो किसी भी गरीब के इतना क्लोज नहीं था जितना गांधी जी जा चुके थे। तो ये चीज गांधी जी को किससे जोड़ती है? एक सोशलिस्ट पोजीशन से। अगला पॉइंट देखते हैं, but no Indian had a greater distrust for the state power than Gandhi, and this made him opposed to state control of economic activities, and this made him a favorite of the Indian capitalist class। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं और कोई भी इंडियन ऐसे नहीं थे, मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर, जो भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स है उस टाइम पे, कोई भी ऐसे नहीं थे जो स्टेट की पावर के ऊपर जिनको भरोसा ना हो, जो ये कहते हो कि अगर स्टेट के हाथ में पावर आई तो सब खराब हो सकता है। लेकिन गांधी जी इस चीज के खिलाफ थे। गांधी जी कहते थे कि स्टेट के हाथ में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका कंट्रोल नहीं आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखा कि गरीब के इतने करीब कोई नहीं था जितने गांधी जी थे। तो यहाँ पे किससे जोड़ते हैं वो? सोशलिस्ट पोजीशन से। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ये स्टेट की पावर को भी सपोर्ट नहीं करते कि स्टेट के पास कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो यहाँ पे ये किसके पास है? कैपिटलिस्ट क्लास के। तो गांधी जी थोड़ा कंफ्यूज थे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को लेके, इसीलिए ये जो हेडिंग है हमारी बुक में दी हुई है कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स। ठीक है। Capitalists and socialists both believed in large-scale industries as the only strategy in solving the economic problem of the newly decolonized underdeveloped countries। देखिए, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही ये मानते थे कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाई जाएं तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए थे ना उस टाइम पे, तो हम न्यूली डिकोलोनाइज्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, तो फिर नए नए आजाद हुए थे, तो हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाने की जरूरत थी जिससे कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। ये किसका मानना था? पूंजीवादी और समाजवादी, यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों क्लास का। बट अनलाइक द कैपिटलिस्ट दे वर बिलीवर्स इन स्टेट कंट्रोल। अब हम समझते हैं कि अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एक दूसरे के ऑपोजिट है। सोशलिज्म बात करता है सब स्टेट के हाथ में हो, कैपिटलिज्म बात करता है सब उसके हाथ में हो, यानी पूंजीपति जो होते हैं ना, रिच पर्सन जो होते हैं, उनके हाथ में हो। लेकिन अब ये दोनों ही कह रहे हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए। तो ये ऐसे कि अब ये दोनों बात कर रहे हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनानी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है ना वो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाएंगे तो उनके मालिक तो कोई एक ही होगा ना, और जो उनका मालिक होगा उनको फायदा ही फायदा होगा। तो ये अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सोशलिस्ट है ये कह रहे हैं हाँ ठीक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बना दो, लेकिन उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? स्टेट के हाथ में रहेगा। स्टेट के हाथ में रहेगा मतलब कोई एक वहां पे एक इंसान नहीं होगा, वहां पे पूरा राज्य होगा, और वो जो राज्य है, वो स्टेट की जो अथॉरिटी है वो उन इंडस्ट्रीज को देखेगी, तो सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर चीज का। तो यहाँ पे दोनों का ही इंटरेस्ट था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाई जाए, लेकिन कैपिटलिस्ट सोच रहे थे कि हम मालिक बनेंगे हमें फायदा होगा, और सोशलिस्ट सोच रहे थे कि स्टेट के हाथ में रहेगा तो हमें फायदा होगा।
Nehru's before independence and after becoming prime minister of the government of India, independent India raised an alarm among the Indian capitalists. देखिए, जो नेहरू थे, उन्होंने, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जब लाहौर सेशन था ना, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो शायद हमने उसमें ये कवर किया है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो जो नेहरू थे, उन्होंने लाहौर सेशन में बोला था कि अगर पूरी दुनिया का और भारत का कोई एक सोल्यूशन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उन सब का एक सोल्यूशन है, तो वो है सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद। तो आजादी से पहले भी नेहरू यही बोलते थे, और आजादी के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तब भी उन्होंने सेम चीज बोली कि वर्ल्ड की और इंडिया की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है तो क्या है, सोशलिज्म है, समाजवाद है। और ये जो चीज थी ना, ये कैपिटलिस्ट के लिए एक अलार्म, एक वार्निंग का काम कर रही थी, क्योंकि कैपिटल, देखो नेहरू सपोर्ट कर रहे हैं किसको, सोशलिज्म को, और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, एकदम ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे खतरे की घंटी बज गई थी, किसके लिए, इंडियन कैपिटलिस्ट के लिए। तो ये सब कंफ्यूजिंग ओवरलैप चल रहा था। अब इसी को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। द डिबेट ऑन लैंड पॉलिसी, अब देखते हैं लैंड पॉलिसी को लेकर उस टाइम क्या क्या डिबेट्स हुई थी। इन दिसंबर 1946 द सब कमेटी ऑन लैंड रिफॉर्म ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ कांग्रेस लेड डाउन 3 स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। देखिए, दिसंबर 1946 में एक कमेटी बैठी थी, सब कमेटी, लैंड रिफॉर्म्स की चर्चा के लिए। क्या था उसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, एनपीसीसी, जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के लिए 3 स्टेजेस बताई थी। पहला उन्होंने कहा था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको हटा दिया जाए। दूसरा था ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट टू द एक्चुअल कल्टीवेटर, ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते हैं ना, उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए। एक्चुअल कल्टीवेटर कौन होता है, हमारे किसान, तो किसानों को उनका अधिकार पूरा मिलना चाहिए। और तीसरा बोला था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत बहुत जमीनें हैं, उस चीज को बंद करा जाए, इस चीज का, इसको मतलब जो लैंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए। ठीक है, तो जो डिबेट हुई थी लैंड पॉलिसी के अंदर, 1946 दिसंबर में कमेटी बैठी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, जिसने 3 सुझाव दिए थे लैंड पॉलिसी को लेके। पहला, जमींदारी सिस्टम को हटा दो। दूसरा, कि जो हमारे एक्चुअल कल्टीवेटर होते हैं ना भाई, किसान ही तो असली मेहनत करते हैं, तो उनको तो उनके हिस्से का जो राइट का है वो उनको मिलना चाहिए ना, जो उनका अधिकार है। और तीसरा था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, यानी कि कोई भी अपने पास एक लिमिट से ज्यादा लैंड होल्ड करके नहीं रख सकता है। अगला देखते हैं द सिस्टम ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का सिस्टम देखते हैं क्या था। इन दिस वी डिस्कस अबाउट राशनिंग, means of ensuring the fair distribution of food and committees when they were scarce it began। अच्छा देखिए, यहाँ पे बात हो रही है फूड्स और कमोडिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हुआ क्या था, चलो हम पहले रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं। इट बिगेन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एट द एंड ऑफ वॉर सीन एज कॉन्टिन्यूड अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, देन पार्टीशन ऑल्सो वर्स द सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी इन फूड। देखिए हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, और जब वर्ल्ड वॉर का एंड था उस टाइम पे यहाँ से जो फूड सप्लाई हुआ था ना, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे भारत से जो फूड का सप्लाई है और जो कमोडिटीज का सप्लाई है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारे खुद के लिए जो फूड है, जो खाना है, जो अनाज था, उसकी किल्लत पड़ गई थी। तो अब ये सरकार के हाथ में था, सरकार को देखना था कि भाई अगर सबको खाना नहीं मिलता तो भुखमरी से कितने लोग मर जाते, तो सरकार को इसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉलिसी बनानी थी। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने राशन का सिस्टम कर दिया। मतलब अब सरकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी फूड और कमोडिटीज का। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी भी जो राशन है वो बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग राशन देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग राशन देती है। उसमें कुछ आपको किलो गेहूं मिलते हैं और कुछ किलो चावल मिलते हैं, आई थिंक, है ना। तो ये सिस्टम उस टाइम से चलता आ रहा है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वर्ल्ड वॉर एंड ऑफ वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, इतना ज्यादा यहाँ से फूड सप्लाई हुआ था कि भारत में स्कार्सिटी हो गई थी, यानी कि किल्लत पड़ गई थी।
जिसकी वजह से, और ऊपर से कुछ और क्या हुआ था, जब उस टाइम पे फिर हमारा कुछ टाइम बाद पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के टाइम पे और ज्यादा किल्लत पड़ गई, क्योंकि बहुत सारा एरिया हमारा पाकिस्तान के पास चला गया था ना, जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। तो इसलिए एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल यानी कि राशन सिस्टम लाया गया, जिसके अंदर क्या हुआ, फूड और कमोडिटीज के ऊपर कंट्रोल लगा दिया गया। अब सरकार के हाथ में था, सरकार अपने हिसाब से जो अनाज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी ताकि सभी को मिल सके। In 14 January 1944, the Eastern economists suggested the present system of control strengthens peace and economy and also become the instrument of long-term economic planning in country. In 1946 it become the issue of debate. देखिए, ये कह रही है कि 14 जनवरी 1944 में जो ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, मतलब अभी जो सरकार ने ये राशन सिस्टम शुरू करा है, ये जो राशन सिस्टम है इससे सिर्फ जो फूड है, खाना है, जो कमोडिटीज है, उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ शांति भी बनी रहेगी और ये इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है और ये काफी लॉन्ग टर्म प्लान करेगा हमारी कंट्री के लिए। और लेकिन उसके बाद 1946 में फिर से ये डिबेट का इशू बन गया, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना जिसके ऊपर डिबेट्स ना हो। आगे देखते हैं, एडी और डीआर वाज अपॉइंटेड टू प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ कमोडिटी प्राइस बोर्ड। देखिए, एक बोर्ड बनाया गया, कमोडिटी प्राइस बोर्ड, जिनके ये जो लीडर्स होंगे या हेड होंगे एडी गौडवाला और डीआर गडगिल, इनको अपॉइंट किया गया और कमोडिटी प्राइस बोर्ड का हेड बनाया गया। और इन्होंने क्या सुझाव दिया, इन्होंने कहा नॉट अबॉलिशन बट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कंट्रोल। देखो, जब डिबेट चल रही थी ना, तो फिर इन्होंने ये बोला कि देखो, जो राशन का सिस्टम है ना, हमें इसको अबॉलिश नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसे दिक्कत है वो अपने सुझाव लाए, हम इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि खत्म करना कोई सोल्यूशन नहीं होता ना किसी चीज को। तो इसलिए इन्होंने बोला नॉट अबॉलिशन बट द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, कि इसको खत्म ना करके हम इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द इशू ऑफ नेशनलाइजेशन। इंडियन बिजनेसमैन वर इन ट्रबल एट द टॉक ऑफ नेशनलाइजेशन एमिनेटिंग फ्रॉम सोशलिस्ट। अब देखिए, यहाँ जो इंडियन बिजनेसमैन थे, जब बात आई नेशनलाइजेशन की, वो भी किसके मुंह से सुनने को मिला, जो सोशलिस्ट थे। तो इनके लिए अब यहाँ पे फिर से दिक्कत हो गई कि अगर सोशलिस्ट की थ्योरी फॉलो हो गई फिर तो इनका रहना मुश्किल हो जाएगा इंडिया में। सो ऑन 14 जून 1946 द ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर्ड वी रिजेक्ट द सोवियत आइडियल कंप्लीटली एंड सोशलाइजेशन ऑफ द होल रेंज ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद 14 जून 1946 में ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर किया कि हम सोवियत आइडियल को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। At 20th annual function of FICCI, Jawaharlal Nehru assured the businessman that government do not want to injure the industries. We want to provide facilities for industry, facilities for production, technical, scientific, power, resources and all that. He repeated same on 4 April 1947. देखिए, फिक्की जो एक फेडरेशन है, सो 20th जो उनका एनुअल फंक्शन था, वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी और उन्होंने बिजनेसमैन को अश्योर किया कि देखिए, गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए खतरा नहीं है, गवर्नमेंट खतरा नहीं पहुंचाना चाहती, उल्टा हम तो चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहां पे हम अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जो प्रोडक्शन है या टेक्निकल, साइंटिफिक, पावर, रिसोर्सेज, जो भी चीजें चाहिए हम वहां पे प्रोवाइड करवाएंगे। और सेम चीज उन्होंने उसके बाद 4 अप्रैल 1947 को कही। क्योंकि देखिए, अगर ये पूरी तरीके से सोशलिज्म के सपोर्ट में रहते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारी कैपिटलिस्ट क्लास थी उनके लिए समाज में बहुत खतरा बन सकता था। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को बार बार रिपीट करा कि जो सरकार है वो इंडस्ट्रीज के विरुद्ध नहीं है, खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो तैयार है कि वो पावर, रिसोर्सेज और जो भी टेक्नोलॉजी है उन सबको प्रोवाइड कराएगी इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट है द इशू ऑफ प्लानिंग। The issue of planning arise by industrialist and socialist. Indian businessmen firmly reject the Soviet type planning. They want that state can play role in providing resource to private sector, but the state role according to them it's minimal. देखिए, अब प्लानिंग का इशू, मतलब जैसे लैंड पॉलिसी के ऊपर डिबेट्स हुई, उसके बाद हमने देखा अब हम प्लानिंग के ऊपर, फिर इंडस्ट्रीज,
फिर सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, तो ये सब डिबेट चल रही है कि कैसे एक अच्छा मॉडल चुना जाए, क्योंकि हर चीज में दो मॉडल आ जाते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, और ये आपस में इनके लोग भिड़ते रहते हैं, तो एक अच्छा मॉडल हमें नहीं मिल पा रहा था। तो अब बात आती है भाई प्लानिंग के ऊपर, प्लानिंग कैसे करी जाए। तो प्लानिंग का जो इशू है वो कब आया, जब इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट फिर से आपस में इन्होंने भिड़ना शुरू कर दिया। सो जो इंडियन बिजनेसमैन थे इन्होंने साफ साफ कह दिया था हम सोवियत टाइप प्लानिंग को सपोर्ट नहीं करते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सोवियत टाइप प्लानिंग यानी कि सोशलिज्म। तो इंडियन बिजनेसमैन ने साफ साफ तौर पे मना कर दिया कि हम जो सोवियत टाइप है उस प्लानिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा ये क्या चाहते थे मैं बताती हूँ। इंडियन बिजनेसमैन उस टाइम पे चाहते थे, मतलब शायद आज भी चाहते हैं, कि जो स्टेट है ना वो बस क्या करे कि जो बिजनेसमैन है ना इनको सपोर्ट देती रहे, और जो भी इनको रिसोर्सेज चाहिए इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती रहे, इनकी सिक्योरिटी करती रहे, लेकिन बस इनके किसी भी काम में इंटरफेरेंस ना कर सके, ये बस इतना चाहते हैं। They want that state can play a role in providing resources to the private sector, but the state role, according to them, it's minimal. है ना, ये कहते हैं कि जो स्टेट है हमें रिसोर्स देती रहे, हमारी सिक्योरिटी करती रहे, और जो भी हमें चीजें चाहिए वो सब हमें टाइम टू टाइम देती रहे, लेकिन हमारे काम में दखल अंदाजी ना करे। बट लेकिन अब दूसरी साइड वाले भी तो बैठे हैं। The socialists believe that the state has much more greater role in the national economic activity. Socialist का मानना है नहीं भाई, स्टेट का जो सबसे, स्टेट जो है उसको तो सबसे बड़ा रोल, सबसे ज्यादा रोल होना चाहिए नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। स्टेट की तो सारी जिम्मेदारी है वो सब कुछ देखे। अब यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो फर्स्ट व्यू को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट व्यू यानी कि ये जो यहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन ने सोवियत टाइप को रिजेक्ट कर दिया, सोशलिज्म को रिजेक्ट कर दिया, इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और जो नेहरू हैं वो सेकंड व्यू को सपोर्ट करते हैं, यानी कि स्टेट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए किसी भी चीज में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन 1920 AITUC यानी कि एटक यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, सेटअप हुई एज एन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, but congressmen distanced themselves from it. They joined it after the Gaya session of AICEC in 1922. आप सोच रहे होंगे कि हम इतने शॉर्ट नोट्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए चैप्टर में हमने क्या देखा था, डिबेट्स ऑन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जब डेवलपमेंट के विकास की बात चल रही थी क्या क्या चीजें सामने आई, फिर क्या क्या उन चीजों के ऊपर बहस चली, तो हम वही देख रहे हैं इंडस्ट्रीज को लेके, लैंड पॉलिसी को लेके, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके उस टाइम पे क्या क्या बहस चली थी। अब देखते हैं 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उस टाइम पे जो कांग्रेस वाले लोग थे उन्होंने क्या करा, अपने आप को इससे थोड़ा दूर रखा। लेकिन जब गया सेशन हुआ, गया में जब सेशन हुआ 1922 में, तब जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने एक्टक को ज्वाइन कर लिया। एक्टक वाज under strong influence of the communist and socialist. After 1942, in the wake of Quit India movement, congressmen and the Congress socialist went to jail. Then the field is almost control in hands of communist. अब देखिए ये जो एक्टक थी, ये एक्टक किसके कंट्रोल में थी, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिलके। सोशलिज्म या सोशलिस्ट की जो प्रो फॉर्म होती है उसको हम कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे जो कांग्रेसमैन थे और जो सोशलिस्ट थे इन सबको जेल में डाल दिया गया। तो अब इकलौता राजा बाहर कौन बचा था, कम्युनिस्ट। तो सारी पावर किसके हाथ में आ गई, कम्युनिस्ट के हाथ में। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे वो लिए गए थे। सो ऑल दीज इश्यूज वर सॉर्टेड आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन that was passed in Constituent Assembly of India. This would guarantee to all people of India justice, social, economic, political equality of status, opportunity and before the law. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया कि सभी को, इंडिया में जो भी लोग रहते हैं सबको न्याय मिले, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सभी के पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो, अपॉर्चुनिटी हो, सब कानून के आगे एक समान हो, सभी के पास फ्रीडम ऑफ थॉट हो, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक मॉरलिटी, यानी जो भी चीज हम अपने फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं,
या हम अपने संविधान में देखते हैं, प्रियम्बल में देखते हैं, वो सभी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया था। Further, educate safeguards would be provided for minorities, backward and tribal areas, backward classes. कुछ सेफगार्ड्स भी रखे गए थे माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एससी और एसटीज के लिए। These liberal and welfare ideas as in the preamble of Indian Constitution. और भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, वहां पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे जो हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पे असेंबली में लिए गए थे। और इन सबका पर्पस क्या था कि सभी इक्वल रहे, कोई भी आपस में ना लड़े, देश में प्यार बना रहे, सभी को न्याय मिले, सभी को सबके राइट्स मिले। सो दैट्स ऑल गाइस, हमारी वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। अभी तक अगर आपको वीडियो आपने पूरी देखी और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी सारी जो भी हमारी वीडियोस और पीडीएफ्स होती हैं उन सबके टाइम टू टाइम अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टडी और टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।